Hello guys, my name is Shivam Dua and I have recently cleared my CA Inter examinations, and today we are going to study one of the most important chapter of your CA Inter advanced account, that is consolidation. So let's get started. Consolidation literally means to club two or more things into one. So what does consolidation of financial statement means? Here, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे टाटा का. As we all know, टाटा इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी ऑफ आवर कंट्री. अब टाटा कंपनी की सब्सिडरीज हैं बहुत सारी. फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, कई सारी हैं. एंड ऑल दी सब्सिडरीज आर डूइंग देयर बिजनेस इंडिपेंडेंटली. वो इंडिपेंडेंटली बिजनेस भी कर रही हैं, रेवेन्यू जनरेट करती होंगी, अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाती होंगी, अपने सारे फाइनेंशियल्स को इंडिपेंडेंटली भी बनाती होंगी. बट इफ एज अ शेयर होल्डर और एज एन इन्वेस्टर, अगर मुझे टाटा ग्रुप एज अ होल के बारे में पढ़ना है, उनकी फाइनेंशियल्स के बारे में जानना है, तो क्या मैं एक एक सब्सिडरी को आइडेंटिफाई करके उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जाके खोलूंगा, या फिर मेरे को एक कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होगी? सो टू मेक इट इजी फॉर एन शेयर होल्डर टू स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ ग्रुप एज अ होल, AS 21 का जन्म हुआ जो मैंडेट करता है कि एक CFS बनेगा और उसमें इन सभी सब्सिडरीज का रेवेन्यू, इनकी एसेट्स, इनकी लायबिलिटीज, द प्रॉफिट्स दे आर मेकिंग, उन सबको क्लब कर दिया जाएगा. सो दैट वाज द मेन रीजन ऑफ दिस AS 21 कंसोलिडेशन. सो हियर आई हैव रिटन द डिफाइन ऑफ इट. Financial statements of a group which is presented as a single enterprise to show financial position of a group as a whole. So contents which are in our syllabus is consolidated balance sheet and consolidated P&L. वैसे तो comparative balance sheet, cash flow ये सब भी होता है, but हमारा syllabus सिर्फ यही तक confine है. We are only concerned with these two things. So in nutshell, what is consolidated financial statements? Financial statements of a holding company जिसने shares acquire करे हैं, and financial statements of a subsidiary company जिसके shares acquire करे हैं. And subsidiary we all know, in which holding company has more than 50% of the total share capital or power to control the board of directors. Total share capital में क्या क्या include होता है guys? Equity share capital और converted preference share capital. So you have to remember this thing. टोटल शेयर कैपिटल में ये दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं. अगर जब भी हम 50% अगर कभी निकालना पड़ा, सो वी विल इंक्लूड दीज टू थिंग्स ओनली. सो मूविंग ऑन, देयर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आर वेरी नेसेसरी टू यू फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑल दीज आर बेसिक्स पॉइंट्स जो फाउंडेशन है पूरे चैप्टर की. अगर आपको ये अच्छे समझ आ गए तो यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर दिस चैप्टर. लाइक फर्स्ट पॉइंट इज डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. दिस इज दैट डेट जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स एक्वायर करे थे सब्सिडरी के. ठीक है, इस डेट से जो पहले के प्रॉफिट्स हैं जो सब्सिडरी कंपनीज ने रेज करे हैं, एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट्स अर्न बाय सब्सिडरी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, उन प्रॉफिट्स को हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, जो डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर से पहले ही उन्होंने अर्न कर रखे थे. ये चाहे P&L की फॉर्म में हो सकते हैं, जनरल रिजर्व की फॉर्म में हो सकते हैं, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिजर्व. एंड वाइस वर्सा, एनी प्रॉफिट अर्न बाय सब्सिडरी आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो उन प्रॉफिट्स को हम बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स. एंड सेम इन द केस ऑफ P&L की फॉर्म में हो सकते हैं, जनरल रिजर्व की फॉर्म में हो सकते हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिजर्व ऑल्सो. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर है कंपनी का, इट इज 1419, एंड लेट्स से होल्डिंग कंपनी ने इस दिन 1 सितंबर को 60% ऑफ द शेयर ले लिया सब्सिडरी में. तो इस डेट और इस डेट से पहले के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उनको हम बोलेंगे प्री प्रॉफिट्स, और इस डेट के बाद टिल हमारे पास ये शेयर है जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसको हम बोलेंगे पोस्ट प्रॉफिट्स. क्लियर? सो मूविंग अहेड टू अनदर पॉइंट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का लिटरली यही मीनिंग है कि आपने जब शेयर्स एक्वायर करे होंगे तो आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी होगी ऑब्वियसली. सो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मीन्स इज जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है XYZ कुछ भी अमाउंट, उसके बदले में आपको क्या शेयर मिला.
इट इज प्रिपेयर टू कैंसिल द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है अगेंस्ट द शेयर एज फॉलोस, जो आपको उस कंपनी में शेयर मिलेगा। सो आपने एक इन्वेस्टमेंट करी, उसके बदले में आपको उस कंपनी की शेयर कैपिटल में हिस्सा मिलेगा, शेयर इन द कैपिटल होल्डिंग और शेयर इन द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। आपने इस दिन शेयर्स एक्वायर करे, इससे पहले के जो प्रॉफिट्स हैं, अब नाउ यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, सो इन प्रॉफिट्स पे भी आपका पूरा अधिकार है। तो जितना परसेंट आपने 60% एक्वायर करा है, तो प्री प्रॉफिट्स का 60% आपको शेयर मिलेगा। सो वट एवर द शेयर यू आर गेटिंग, you will deduct that from the cost of investment you have made. So अगर इसको ये करने के बाद अगर अमाउंट पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स कि आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा दिया और आपको शेयर कम मिल रहा है, तो हो सकता है उस कंपनी की गुडविल हो, तो हम उसको एज अ गुडविल ट्रीट करेंगे कि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया फॉर द गुडविल। और अगर ये अमाउंट जो आपको शेयर मिला है वो ज्यादा आता है फ्रॉम द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड, तो नेगेटिव आएगा और दैट मीन्स कि वो कैपिटल रिजर्व है, जैसे हम करते थे पहले भी, जैसे हम नेट एसेट्स निकालते हैं, सेम उसी तरीके से। सो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि हमने कंपनी में क्या इन्वेस्ट करा और उसके अगेंस्ट में हमें क्या शेयर मिला, शेयर इन देयर कैपिटल एंड शेयर इन द प्री एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट। सो अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सो इट इज दैट शेयर ऑफ बिजनेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी which is not held by the holding company। मतलब ये एक सब्सिडरी कंपनी है और ये उसकी टोटल शेयर कैपिटल है, जिसमें से 80% तो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर कर लिया, बट रिमेनिंग का क्या? जो रिमेनिंग 20% बचा किसी और के पास होगा, वो भी शेयर होल्डर्स ही होंगे, बट वो हम नहीं है। हम मतलब वो होल्डिंग कंपनी नहीं है, वो कोई थर्ड पर्सन है। दैट 20% शेयर्स नॉट होल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी क्यों? क्योंकि मेजोरिटी तो हम है, मेजर शेयर होल्डिंग्स हमारे पास है, दैट्स वाई वी आर अ होल्डिंग कंपनी। और जो हमारे पास नहीं है, दैट रिमेनिंग शेयर, उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमें उनका इंटरेस्ट निकालना है। तो इट्स वेरी सिंपल यार, जो शेयर कैपिटल में उनका शेयर है, लेट्स से 20%, टोटल कैपिटल है 1 लाख की, मान के चलो 20% उनका शेयर है, तो 20,000 उनका शेयर हो गया कैपिटल में। और उसके बाद बचा योर प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड सरप्लस। तो प्री में जितना उनका शेयर है, प्री प्रॉफिट्स टोटल का 20% और टोटल पोस्ट प्रॉफिट्स का 20%, तो इनका जो टोटल होगा वो उनका टोटल शेयर माना जाएगा, टोटल शेयर ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, मेजर ये 5 पॉइंट्स ही है जिनके अराउंड पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। सो एक बार प्रोसीजर समझ लेते हैं, पूरा ब्रीफ ले लेते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सो रूल 1 इज बाइफर्केशन ऑफ द सब्सिडरीज प्रॉफिट इनटू प्री एंड पोस्ट। सबसे पहले हमें ये करना है, हमें प्रॉफिट दे रखा होगा, साल के बीच में हमने कहीं ना कहीं उसे एक्वायर करा होगा, उसको बोलेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट्स को प्री एंड पोस्ट में बाइफर्केट कर लेंगे, और उसमें से जितना शेयर होल्डिंग का होगा वो होल्डिंग में चला जाएगा, जितना शेयर माइनॉरिटी का होगा वो माइनॉरिटी का हो जाएगा। देन आफ्टरवर्ड्स कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? वही उनका शेयर इन द कैपिटल, उनका शेयर इन द प्री, उनका शेयर इन द पोस्ट, और उसको हम एज अ सेपरेट हेडिंग शो करेंगे अंडर द शेयर होल्डर्स फंड। बिकॉज है तो ये भी शेयर होल्डर्स ही ना, है तो ये भी मालिकों का पैसा ही, बट इसको हम सेपरेटली शो इसलिए करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट ओन्ड बाय अस, नॉट ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको अलग से दिखाने के लिए वी विल शो इट अंडर द शेयर होल्डर्स फंड ओनली, बट एज अ सेपरेट आइटम। एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जो हमने अभी सीखा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने आपको बोला कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने करी उसके बदले में आपको क्या शेयर मिला, शेयर इन योर शेयर कैपिटल एंड शेयर इन द प्री एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें पोस्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पोस्ट प्रॉफिट जो है वो आपकी सीधा बैलेंस शीट में सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। इसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम देखते हैं कि हमें उससे उस दिन उस इन्वेस्टमेंट से एंड रिजल्ट में हमें गुडविल निकली या फिर कैपिटल रिजर्व निकला, एंड वेदर वट एवर यू विल गेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व, उसको आप अगर गुडविल आती है तो यू विल शो इट अंडर इंटेंजिबल एसेट्स, और कैपिटल रिजर्व आता है तो अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। So cost of control is just to cancel the effect, to cancel the what investment we have made and what we are getting against that. And rule 4 says that take share capital of holding company only, which means जब हम CFS बनाएंगे
बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम उसमें शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी की नहीं लेंगे, बिकॉज जब आपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाया तो आपने उसमें उसके इफेक्ट को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, बिकॉज आपने शेयर कैपिटल को डिडक्ट करा, उसमें से रिजर्व एंड सरप्लस को डिडक्ट करा, दैट मीन्स, और आपने उससे गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व वट एवर मे बी यू हैव कैलकुलेटेड दैट. सो इसलिए वाइल प्रिपेयरिंग CFS ऑफ बोथ CFS ऑफ होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, उसमें शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग की आती है. मूविंग फॉरवर्ड, take share of holding company in post acquisition profit of subsidiary company and aggregate it to the reserve and surplus of the holding company under the same heading. While making CFS, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं वो होल्डिंग कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाते हैं. वाई? बिकॉज जब आपने एक बार शेयर्स एक्वायर कर लिए, उसके बाद जो भी प्रॉफिट्स हुए हैं एंड उन प्रॉफिट्स में आपका जितना परसेंट भी शेयर्स है, लेट्स से 80%, जो हमने एग्जांपल लिया था, सो यू विल दैट 80% ऑफ द प्रॉफिट्स आर योर प्रॉफिट्स, वो आपकी अर्निंग्स मानी जाएगी बिकॉज आपकी उतनी होल्डिंग्स है उस कंपनी में. सो वी विल डायरेक्टली ऐड दैट प्रॉफिट्स, दैट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स into the holdings company reserve and surplus while preparing CFS. So guys, ये थे इस चैप्टर के बेसिक्स पॉइंट्स. नाउ हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको आई हैव मेड 2 एग्जांपल्स फॉर यू, उसको 2 एग्जांपल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज शेयर कैपिटल दे रखी है हमें दोनों कंपनी की, होल्डिंग एंड सब्सिडरी की, रिजर्व एंड सरप्लस आर गिवन, लायबिलिटीज दे रखी है एंड एसेट्स दे रखे हैं, एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट. ये हमेशा आपको गिवन होगी. जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी ने करी है इन एस लिमिटेड सब्सिडरी में, वो करिए 90% शेयर्स के लिए 80,000 रुपीज. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रूल पढ़ा था, उसमें सबसे पहले था कि आप बाइफरकेट कर लो प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट्स को. बट इन दिस केस क्या हो रहा है कि बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 मार्च 2019 और डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स भी वही है, सेम है. तो उसका मतलब अभी कुछ पोस्ट तो हुआ नहीं है, तो इसलिए बाइफरकेट करना नहीं है. जो भी ये प्रॉफिट्स होंगे, दैट प्रॉफिट्स वो सब प्री ही होंगे. ठीक है. सो उसको स्किप करते हुए नेक्स्ट स्टेप क्या था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना. माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिटरली मीनिंग क्या, जो हमारा नहीं है बाकी है वो किसका है, उसको कैलकुलेट करो, उसे अलग करो. तो हमारा शेयर है 90%, बाकी माइनॉरिटी का कितना बचा 10%. कैपिटल में कितना हिस्सा आएगा उनका, 50,000 का 10% 5,000. सेम इन द केस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस का 10% निकाला, इनको ऐड करा 12,000. ठीक है. एंड working note 2 is calculation of cost of control. Sorry, this is cost of control. Cost of control guys सिंपल सी चीज है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी उसके अगेंस्ट में हमें क्या मिला. लिटरली मीनिंग इसका यही है. एंड आप इसको आप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं. हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है हम उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए उसका गुडविल या उसका कैपिटल रिजर्व हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ वो देखने के लिए निकाल रहे हैं. सो इन्वेस्टमेंट हमने करी 80,000 विच इज गिवन, और हमारा शेयर क्या, हमें क्या मिलेगा, हमें 90% शेयर्स के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करी है. सो वी विल गेट शेयर कैपिटल का 90% 45,000 एंड रिजर्व एंड सरप्लस है 70,000, उसका 90% 63,000. सो आफ्टर डिडक्टिंग टोटल शेयर फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने देखा कि ये वो नेगेटिव आ रहा है. दैट मीन्स वो हमारे लिए एक तरीके का प्रॉफिट ही है, तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा. And this capital reserve will be shown in the reserve and surplus heading. And this minority interest मैंने आपको बताया था कि वो शेयर होल्डर्स फंड में अलग से उसकी एक सब हेडिंग बनती है. minority interest 12,000 12,000 और शेयर कैपिटल में सिर्फ होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल लेनी है. रिमेंबर दिस गाइस ऑलवेज. तो जो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल थी 1.5 लाख रुपए हमने वो ले ली. रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख इसका था और इसमें हमारा शेयर था. कैपिटल रिजर्व हमने वो ले लिया. लाइबिलिटीज दोनों की ऐड हो जाएंगी, एसेट्स दोनों के ऐड हो जाएंगे. 60,000 की लाइबिलिटी आ गई, 30 + 30 एंड एसेट्स आ गए 2 लाख + 1,50,000 3,50,000 एंड आवर बैलेंस शीट मैच्ड. ओके. सो हियर इज वन अनदर एग्जांपल. इसमें क्या है, इसमें हमारी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 70% है और डेट ऑफ एक्विजिशन, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि एग्जांपल में कि साल के बीच में एक्वायर कराया हमने. आवर फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, बट हमने एक्वायर कब करा 1 अक्टूबर को. सो हमें 2 चीजें दे रखी हैं यहाँ पे कि 1 अप्रैल 19 को, मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर प्रॉफिट में बैलेंस था 40,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट में बैलेंस है 60,000.
सो इसे देखते हुए हमें क्या पता लग रहा है कि दिस इज द ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस है। सो हमने करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया होगा? सिंपल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो 60K माइनस 40K, मतलब 20,000 रुपीज वी हैव अर्नड इन द करंट ईयर। और हमने डेट ऑफ एक्विजिशन है हमारी 1 अक्टूबर। सो इससे और इससे पहले के जो प्रॉफिट्स होंगे वो होंगे प्री, और इसके बाद के जो होंगे वो होंगे पोस्ट। दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड। और हमें शेयर कैपिटल दे रखी है सब्सिडरी की, और हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू बाइफरकेट द प्रॉफिट्स इनटू प्री एंड पोस्ट। सो जो ये प्रॉफिट्स गिवन है 1 अप्रैल 19 को, ये तो ऑब्वियसली पहले के प्रॉफिट हैं, ये तो पक्का ही प्री में आएंगे क्योंकि इस डेट और इससे पहले के प्रॉफिट्स प्री में आते हैं। सो वी हैव मेड 2 सब एडिंग्स, प्री एंड पोस्ट। प्री में आ गया ओपनिंग बैलेंस आपका, और आपने करंट ईयर में निकाला 20,000 कि हमने 20,000 कमाया। सो दिस इज द डेट वी हैव गिवन। तो हमने इसको मंथ रेशो में बांट देंगे। करंट ईयर प्रॉफिट को निकालने के बाद 60 माइनस 40,000 करने के बाद 20,000 आएगा, उसको हम मंथ रेशो में बांट देंगे 6:6, क्योंकि अब इसकी साल की रेशो निकालोगे तो 6:6 बनेगी। दैट्स वेरी इजी। मतलब 1:1 में हम इसको बाइफरकेट कर देंगे, 10,000 इधर और 10,000 इधर। क्लियर? सो एंड आफ्टर टोटलिंग दैट हमारा टोटल आ गया। हमें हमारा शेयर गिवन है 70%। तो यू विल डिवाइड दैट शेयर इनटू होल्डिंग एंड सब्सिडरी, जैसा हमने रूल में पढ़ा था। एंड वी हैव डिवाइडेड दैट 70% टू होल्डिंग, 30% टू माइनॉरिटी, एंड दैट्स वी हैव गेट 35,000 एंड 7,000 टू द होल्डिंग एंड 15,000 एंड 3,000 टू द माइनॉरिटी। एंड उसके बाद जैसे जैसे रूल्स चल रहे हैं कि हमें उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना होता है। शेयर कैपिटल में इनका हिस्सा है 30%, तो वो दे दिया इनको। प्री प्रॉफिट्स में इनका हिस्सा दे दिया इनको 15,000 विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, एंड सेम एज इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। एंड उसके बाद वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। दैट सिंपली मीन्स कि हमने इन्वेस्टमेंट करी, उसके अगेंस्ट में हमें क्या मिला? हमने इन्वेस्टमेंट करी 80,000 की विच इज गिवन टू यू, एंड उसके अगेंस्ट में आपको मिला है शेयर कैपिटल में 70% ऑफ योर होल्डिंग्स। तो उनकी शेयर कैपिटल थी 1 लाख रुपए, उसका 70% आपको मिलेगा 70,000। एंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे 35,000 के, जो आपने यहाँ निकाले। एंड आफ्टर डूइंग दिस balance is coming in negative, that means you get benefit from that, so that will come into capital reserve. So guys, this was the all complete overview of this chapter, and मैं second part बनाऊंगा, उसमें मैं और examples and questions देखूंगा. Thank you so much.